नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी स्टडीज़ कर रहे होंगे टाइमली। सो आज हम बात करेंगे थर्ड रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन की, जिस रूल का नाम है रूल ऑफ एजुस्डम जेनरिस। सो वी आर टॉकिंग अबाउट रूल ऑफ एजुस्डम जेनरिस और इसके बारे में आज हम कंप्लीट इन्फो लेने वाले हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये थर्ड रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट है। इसका मतलब कि इसकी प्रायोरिटी थर्ड नंबर की है, इसकी ना फर्स्ट नंबर की है ना ही फोर्थ नंबर की है। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फर्स्ट नंबर से अपना प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, फर्स्ट से नहीं होगी तो हम सेकंड पे जाएंगे, जो कि फर्स्ट लिटल इंटरप्रिटेशन, सेकंड रीजनेबल इंटरप्रिटेशन, थर्ड वन इज एजुस्डम जेनरिस। अगर आपने वो दो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई बटन में लिंक दूंगा, प्लेलिस्ट में वीडियोस अवेलेबल है, उनको ज़रूर देखें तीसरी वीडियो देखने से पहले। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं और थर्ड वीडियो के बारे में जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी मीनिंग थोड़ा सा वर्ड डिफ़िकल्ट है, लेकिन हम बैठे हैं यहाँ पे सिंपल करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। मीनिंग इट मीन्स वर्ड्स ऑफ सेम काइंड और स्पीशीज। इसे बोलते एजुसडम जेनेरिस। जेनेरिस मतलब वो जीनस एंड स्पीशीज की बात कर रहा है। जैसे सिंपली बताऊं, वर्ड्स ऑफ सेम काइंड और स्पीशीज हम लगाते हैं, जैसे हमें बहुत सारी चीज़ें एक जैसी लिखनी होती है तो हम लगा देते हैं एटसेट्रा, या हम लिख देते हैं अदर डॉक्यूमेंट्स या अदर वर्ड्स, या फिर कुछ भी लिख सकते हैं, जिससे पता चलता है कि इसके आगे आने वाले वर्ड्स कैसे होंगे। अभी आगे सिंपल आपके लिए क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल से। पहले हम इसकी मीनिंग पे जानते हैं। मीनिंग क्या है? दिस रूल स्टेट्स दैट देर आर वेरियस जनरल वर्ड्स विच आर यूज्ड इन फ्रेमिंग ऑफ डिफरेंट लॉज. Such general words are given after specific words, then such general word shall derive its meaning and sense from the specific words after which it has been mentioned. मतलब कि कुछ एक सीरीज होती है वर्ड्स की, अगर वहाँ पे हम देखेंगे कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग क्लियर नहीं है, तो हम उनकी मीनिंग उसके आगे आने वाले वर्ड से ले लेंगे। मतलब जो उससे आगे वर्ड्स होंगे ना, उससे हम उस वाले की मीनिंग डिराइव कर लेंगे जो कि नहीं निकला है, जिसकी मीनिंग हमें नहीं पता है, जिसमें हम स्टक हो गए हैं। जो डायरेक्ट पढ़ते टाइम हम कई बार मीनिंग नहीं समझ पाते हैं कि यार इसकी मीनिंग यहाँ पे क्या होनी चाहिए, तो हम उसके आगे वाले लेटर्स को देख सकते हैं, उसकी उस सीरीज़ को पहचान सकते हैं। तो जैसी ही वो सीरीज होगी वैसे ही उस वाले वर्ड्स की भी मीनिंग होगी। इन्होंने दो टर्म यूज करी है, जनरल वर्ड एंड स्पेसिफिक वर्ड। स्पेसिफिक का मतलब है इसकी मीनिंग तो स्पेसिफिक है और हमें भी क्लियर है, दैट्स इट, इसकी मीनिंग ये है। बट कुछ ऐसे जनरल वर्ड्स होते हैं जिनकी मीनिंग यहाँ पे कुछ और, वहाँ पे कुछ और, कहीं पे कुछ और। जैसे एटसेट्रा की मीनिंग कोई बता सकता है क्या? कोई नहीं बता सकता, क्योंकि एटसेट्रा अभी इसी के पीछे आ गया तो ये इनके जैसे काम कर रहा है, किसी और सीरीज के पीछे आ गया तो उनके जैसे काम करेगा। तो एटसेट्रा की अपनी मीनिंग डिफाइन नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स होते हैं लॉ में। लॉ में तो कॉमा एंड ये भी मीनिंग चेंज कर देते हैं। तो ये सब क्या है? जनरल वर्ड्स हैं, इनकी मीनिंग कभी भी डिफाइन नहीं होती और हम जनरली इन्हीं वर्ड्स की मीनिंग में स्टक हो जाते हैं। तो जब भी हम इनकी मीनिंग में स्टक होंगे तो हम आगे आने जो इसके आगे वर्ड्स आए हैं ना, उनकी मीनिंग डिराइव करेंगे और इसकी मीनिंग समझ जाएंगे। एग्जाम्पल देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, अभी हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है। Unless there is a genus, class or category, there is no room for any application of this doctrine. बिल्कुल सही बात बोली है कि देखिए ये डॉक्ट्रिन कब यूज होने वाली है? जब वर्ड्स ऑफ द सेम काइंड और स्पीशीज की बात आएगी। मतलब अगर वहाँ पे कोई क्लास नहीं है, कोई कैटेगरी नहीं है, कोई मतलब कोई सीरीज ही नहीं बन रही है, तो वहाँ पे हम इस डॉक्ट्रिन का यूज नहीं कर सकते हैं। अगर वहाँ कहीं पे लिखा है बुक, नोटबुक, कॉपी,
एटसेट्रा। तो यहीं पे आप एटसेट्रा की मीनिंग निकाल सकते हैं ना। यहीं पे आप देखेंगे कि अच्छा ये सीरीज आगे जा रही है, शायद स्टेशनरी चीज़ों की बात कर रहा है, तो पेन, पेंसिल, स्टेपलर, आप ऐसी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे। यहीं पे एटसेट्रा की मीनिंग आपने ये निकाली। अगर ये सीरीज ही नहीं होती, केवल बुक लिखा है, बुक एटसेट्रा, या फिर केवल बुक लिखा है और बुक कॉपी, दो चीज़ देके दो चीज़ में सीरीज बन सकती है, अगर एक दिया है तो वो ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है वहाँ पे एटसेट्रा या फिर किसी भी जनरल वर्ड की मीनिंग निकालना। तो यही कहता है कि देखिए इस डॉक्ट्रिन का यूज़ हम फालतू में नहीं करने वाले हैं। वहाँ पे कोई क्लास होनी चाहिए, कोई कैटेगरी होनी चाहिए और वो हमें क्लियर होनी चाहिए। जैसे हमने देखा यहाँ पे स्टेशनरी की कैटेगरी बन रही है, तो हमने अपना दिमाग लगाया और हमने एटसेट्रा की मीनिंग वहाँ से डिराइव कर ली। अब चलते हैं इसकी लीगल सेंस में और आगे मीनिंग में। एग्जाम्पल्स देखिए, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा एजुस डम जेनेरिस क्या कहता है। बुक, कॉमा, रजिस्टर्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। अब अदर डॉक्यूमेंट्स की मीनिंग हम क्या निकालें भाई, क्योंकि यहाँ पे तो एटसेट्रा भी नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके वर्ड पे फोकस करेंगे, अदर डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स मीन्स कुछ रिटर्न चीज़ होगी जिसमें हम लिख सकते हैं शायद, और आगे भी उन्हीं चीज़ की बात कर रहा है। बुक में लिख सकते हैं, लिखा होता है, रजिस्टर्स में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ सकता है, यहाँ पे लिखने वाली सारी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे नोटबुक आ सकती है, जैसे कोई मैगजीन आ सकती है, जर्नल्स आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। तो अदर डॉक्यूमेंट्स की मीनिंग कहाँ से डिराइव करी, आगे से। तो ये रूल कौन सा कहलाया, इजुसडम जेनेरिस। और हम इसको अपने डे टू डे लाइफ में भी काफ़ी यूज़ करते हैं। ये सिर्फ रूल ऑफ लॉ ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टैट्यूट को ही इंटरप्रेट करेंगे, नहीं। अगर आप लॉ को अपने डेली जीवन में भी अप्लाई करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आप भी कई बार अनजाने में ही आप लॉ के कई रूल्स, सिर्फ इसी चैप्टर के नहीं, बहुत ही मतलब अलग अलग तरीके की आप लॉ को यूज़ करते हैं, और आप इसके फिर यूज टू हो जाएंगे। अगर आप इसको, जैसे आप आज इसको समझ गए, तो आप जब भी आप अपने नॉर्मल जीवन में भी आप यूज़ करेंगे ना, तो आपका ध्यान यहाँ ज़रूर जाएगा कि अच्छा इसके मतलब एजुसडम जेनेरिस यूज़ किया है मैंने। तो ये एक अच्छी बात है याद रखने के लिए। सेकंड देखिए, सेकंड एग्जांपल, दिल्ली हाई कोर्ट, उत्तराखंड हाई कोर्ट एटसेट्रा। अब एटसेट्रा की मीनिंग आप क्या निकालेंगे बताइए। क्या आप यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट मान सकते हैं इसकी मीनिंग, नहीं। क्या आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मान सकते हैं, बिल्कुल नहीं। तो आप क्या मानेंगे, दिल्ली हाई कोर्ट, उत्तराखंड हाई कोर्ट, इसका मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट या फिर कोई और हाई कोर्ट, आंध्र प्रदेश, कुछ भी, मतलब सिर्फ हाई कोर्ट आने चाहिए स्टेट्स की। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मीनिंग कैसे सेटिस्फाई हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पीछे यहाँ पे वर्ड मेंशन था, अनलेस देयर इज अ जीनस, क्लास और कैटेगरी, देयर इज नो रूम फॉर एनी एप्लीकेशन। मतलब यहाँ पे एक क्लास भी है, हाई कोर्ट्स की क्लास है, एक कैटेगरी भी फॉर्म हो रही है और एक सीरीज भी फॉर्म हो रही है। इसीलिए हमने इसको क्या बोला कि ये एजुसडम जेनेरिस के लिए परफेक्ट है। तो ये एग्जाम्पल्स थे, मेरी कोशिश थी आपको समझाने की। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब इसकी कुछ केस लॉज हैं, ये जान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस अली गुलशन 1955 का है। इसमें बोला गया, जस्टिस कृष्णा अय्यर बहुत ही फेमस जस्टिस रहे हैं, आप जानते होंगे। दे मस्ट बी डिस्टिंक्ट जीनस विच मस्ट कंप्राइज मोर देन वन स्पीशीज। ठीक है, देयर मस्ट बी डिस्टिंक्ट जीनस विच मस्ट कंप्राइज मोर देन वन स्पीशीज। मतलब जैसे हाई कोर्ट्स की कैटेगरी थी, एक डिस्टिंक्ट जीनस था और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए, तभी तो आप उसकी मीनिंग निकालेंगे। अगर हाई कोर्ट्स के अंदर सिर्फ दो ही हाई कोर्ट होते हैं इंडिया में, तो हम क्या तीसरा हाई कोर्ट के लिए एटसेट्रा यूज़ करते हैं, कभी नहीं करते, क्योंकि दो हो गए, दो लिख दिए, बात खत्म, दैट्स इट। बट वहाँ पे एक सीरीज़ है, वहाँ पे मोर देन वन स्पीशीज़ है, बहुत सारी स्पीशीज़ हैं अभी, तो इसीलिए हमने उसकी मीनिंग निकाल पाए, और इन्हीं केसेस में ये रूल जो है यूज़ होगा। सेकेंड इज उत्तर प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, वर्सेस हरिशंकर 1979 सुप्रीम कोर्ट। इसमें देखिए क्या बोला गया, इसमें सिंपल ये बोला गया है, इसमें 5 कंडीशंस बताई गई सुप्रीम कोर्ट द्वारा
कि देखिए अगर ये 5 कंडीशन सेटिस्फाई है ना, तो फिर आपका ये एजुजडम जेनरिस बिल्कुल एप्लीकेबल है। वो 5 रूल्स कौन कौन से हैं? द स्टैट्यूट कंटेन्स एन एन्यूमरेशन ऑफ स्पेसिफिक वर्ड्स। सबसे पहले उस स्टैट्यूट में जहाँ पे हम स्टक हुए वहाँ पे स्पेसिफिक वर्ड्स होने चाहिए, क्योंकि तो इसीलिए वहाँ पे ये क्लास और कैटेगरी खत्म नहीं होती है। द जनरल टर्म फॉलोज द एन्यूमरेशन। जो जनरल टर्म है वो उसको फॉलो कर रही हो। फॉलो मीन्स जो जनरल टर्म है, जैसे एटसेट्रा है, अदर डॉक्यूमेंट्स है हमारे एग्जाम्पल में, तो वो उसको फॉलो ही तो कर रही है, उसके साथ साथ ही तो आ रही है। ऐसा नहीं है ना कि वो बहुत पहले आ चुका है सेंटेंस के और वो काफ़ी बाद में आ रहा है, नहीं, वो उन्हीं को फॉलो करते हुए आ रहा है। ठीक, जैसे बुक, नोटबुक, उन्हीं को फॉलो करते हुए हमने अदर डॉक्यूमेंट्स लिखा था। ऐसे हाई कोर्ट के नाम के बाद एटसेट्रा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हाई कोर्ट्स के नाम फिर पूरा सेंटेंस खत्म हो गया लास्ट में एटसेट्रा, ऐसा नहीं है, वो उसको ही फॉलो करता हुआ हो। नेक्स्ट रूल, देर इज नो इंडिकेशन ऑफ डिफरेंट लेजिस्लेटिव इंटेंट। अब लेजिस्लेचर का कोई और इंटेंट भी नहीं निकलना चाहिए वहाँ से कि उनका कुछ इंटेंशन ही 2 को मेंशन करना था, या फिर उनका इंटेंशन ही कुछ और है। तो अगर लेजिस्लेटिव इंटेंट भी आपके पक्ष में है कि हाँ कुछ और मीनिंग नहीं देना चाहते हैं लेजिस्लेचर वाले जिन्होंने लॉ बनाया, तो वहाँ पे हम आराम से एजुजडम जेनरिस का रूल लगा सकते हैं। यही केस लॉ कहता है। ग्रसीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस कलेक्टर ऑफ कस्टम्स बॉम्बे AIR 2002। The rule of adjustum generis is to be applied with care and caution। बहुत ही ध्यानपूर्वक लगाना इस रूल को। एंड इट इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट एंड इनवायोलेबल रूल ऑफ लॉ। मतलब ये एब्सोल्यूट नहीं है, हो सकता है इस रूल को लगाने के बाद भी आपकी मीनिंग क्लियर ना हो, आप काफ़ी मतलब आप इसको गलत तरीके से लगा दें, बट is only permissible interference in the absence of an indication to the contrary। मतलब अगर आपको ये सिंपल मानिए, अगर आपकी ये 5 कंडीशन सेटिस्फाई है और आपका जो सॉल्यूशन है वो पिछले रूल से नहीं निकलता है, तो आप इसको लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। लेकिन इसको अगर इसके बिना आपका काम चलता हो ना, तो सिंपल से ये बोलता है कि इसके बिना आप काम चला लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ये क्लियर नहीं देता ना अदर डॉक्यूमेंट्स की मीनिंग। हो सकता है अगर अदर डॉक्यूमेंट्स जो हमारे एग्जाम्पल में था, मैं आपको समझाता हूँ, अगर जैसे अदर डॉक्यूमेंट्स हमारे एग्जाम्पल में है, अब हम अदर डॉक्यूमेंट्स की मीनिंग क्या समझे? अगर मान लीजिए इस अदर डॉक्यूमेंट्स टर्म को इंटरप्रिटेशन क्लॉज, मतलब जो सेक्शन 2 या सेक्शन 3 होता है हर बेयर एक्ट के, उसमें ही डिफाइन कर दिया कि भाई अदर डॉक्यूमेंट्स का मीनिंग तो आप यही लेंगे, तो हो गई बात खत्म। फिर तो हम कुछ लगा ही नहीं सकते, फिर तो हमें वही लेना पड़ेगा जो सेक्शन वहाँ पे इंटरप्रिटेशन क्लॉज में दे दिया। तो इसलिए ये कह रहा है कि लेजिस्लेटिव इंटेंट भी नहीं आनी चाहिए कोई, कि लेजिस्लेचर चाहती है अदर डॉक्यूमेंट्स का मीनिंग भाई यही लिया जाए, लेजिस्लेचर चाहती है एटसेट्रा का मीनिंग यही लिया जाए जो हमने डिफाइन कर दिया सेक्शन 2 में, तो हमें वही लेना पड़ेगा, हम बाउंड हो गए। तो लेजिस्लेटिव इंटेंट भी दूसरी नहीं आनी चाहिए और इसका जितना कम यूज़ हो सके वो करना चाहिए। लेकिन 5 कंडीशन सेटिस्फाई है तो आराम से इसका यूज़ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और मेरी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।